अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, ख़वातीन की शिरकत और शमूलियत के बग़ैर कोई भी शोबा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कुछ अरसे से वकालत के शोबे में ख़वातीन बहुत नाम पैदा कर रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं, जिससे ख़वातीन वकला को ख़ास तौर पर और आम ख़वातीन को ख़ास तौर पर इंसाफ की फ़राहमी मुमकिन हो रही है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से, एक ऐसी ही पुरजोश पुरअज़्म खातून वकील से जिसने इस शोबे में बहुत नाम पैदा किया, जो ख़वातीन को कानूनी मुआवनत फ़राहम कर रही हैं बहुत अरसे से। वो किस तरह से काम कर रही हैं, सुबह से शाम तक उनके क्या मामूलात होते हैं, उनसे आज मिलवाएंगे आपको। मोहतरमा आसमा तनवीर रंधावा एडवोकेट, आइए मिलते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। मैडम जल्दी आ जाती हैं बार में, तो हमने कहा कि आज बार से ही आगाज़ करते हैं। बार रूम में हम इस वक्त मौजूद हैं। नाश्ते की मेज़ है, मोहतरमा आसमा तनवीर रंधावा साहबा हैं, उनकी साहबजादी मौजूद हैं और उनके कोलीग्स मौजूद हैं। आज इनसे खाने पीने के बारे में भी जानते हैं और मोहतरमा के बारे में, आसमा साहबा के बारे में, उनके साथियों की क्या उनकी आरा है, क्या उनके तासुरात हैं, वो किस नज़र से देखते हैं आसमा तनवीर रंधावा साहबा को। उनकी साहबजादी से भी जानेंगे कि उनकी मामा जो हैं उनकी नज़र में उनकी स्ट्रगल, वो जो लोगों के लिए कर रही हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए करती हैं, वो किस तरह से उनसे इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक कानूनदान है। आप नाश्ते की जो आपकी खाने पीने के आदात हैं उससे आगाज़ करते हैं, तो आम तौर पे आपको क्या पसंद है? मुझे नाश्ते में एक टोस्ट किया हुआ स्लाइस और उसके अलावा ये है कि बॉयल अंडे के बगैर मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करती। और दूध पत्ती जो हमारा शहर वालों का कल्चर है, दूध पत्ती किसी टाइम कोई ले ली बेकरी की कोई आइटम, और लेकिन बॉयल अंडा इज़ मस्ट इन माय डाइट। आपका हैवी नहीं होता नाश्ता? नहीं, बिल्कुल हैवी नहीं होता। आपकी फिटनेस का स्मार्टनेस का हाँ, राज बिल्कुल यही है कि मैं जो भी खाती हूँ मैं वॉच करती हूँ कि मैंने क्या खाना है। वैसे आपके दिन का आगाज़ कब हो जाता है? मेरे दिन का आगाज़ तकरीबन 6 सवा 6 फजर की नमाज अज़ान हो चुकी होती है, उसके बाद नमाज, फिर माशाल्लाह से कभी भी 3 रुकू पड़े बगैर मैं घर से बाहर नहीं गई। और आप मेरे ख्याल वॉक भी करती हैं? हाँ, वॉक लाज़मी, वॉक भी और एक्सरसाइज भी, स्ट्रेचिंग्स करती हूँ। ये रूटीन है और ये मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी रूटीन है। इसके बगैर हमारी सुबह का आगाज़ नहीं होता। अगर मेरे लिए वॉक और एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं 2 से 3 दिन ना करूँ तो मैं डिप्रेस होती हूँ, मुझे लैक करती है, मुझे हैप्पीनेस देता है। आपके बारे में कुछ साथियों की राय में? जी ज़रूर। आपकी साहबजादी से आगाज़ करते हैं। मेरा नाम मुर्रा है, मैं इनकी बेटी हूँ और मैं इनके साथ काम भी करती हूँ। मैं इनके साथ काम शायद इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं इसी वजह से वकील बनी, और मेरी बड़ी बहन भी लॉयर है पर वो अभी वर्क नहीं कर रही, और मेरा छोटा भाई भी वकील बनना चाहता है। आपने कहाँ से लॉ की तालीम हासिल की? मैंने कार्डिफ यूके से लॉ किया था। कहाँ से? कार्डिफ यूके से। ओके, जी गुड। तो अभी फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं? जी, हम फैसलाबाद में भी कर रहे हैं और वीकली हम लोग और इस्लामाबाद का भी चक्कर लग जाता है हमारा, तो उधर भी हमारा। क्या कहेंगी अपनी मॉम की स्ट्रगल के बारे में? लोगों को इंसाफ दिलाती हैं, जद्दोजहद करती हैं अपनी लाइफ, बच्चों की लाइफ के लिए, लोगों के लिए, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसी वजह से मैंने आई थिंक लॉ चूज़ किया। मेरी अम्मा भी वकील है, मेरे अब्बू भी वकील थे, तो मैंने इनको देखा शुरू से। ये आके वापस आते थे तो स्टोरीज सुनाते होते थे अपने डे की कि क्या होता है पूरा दिन, कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज़ से हम बहुत इंस्पायर हुए थे, तो इस वजह से। हाँ जी, हमारे साथ कुछ लॉयर्स मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी सुनते हैं। सर, मोहतरमा आसमा तनवीर रंधावा साहबा के बारे में कहिएगा। आसमा तनवीर रंधावा साहबा लीडिंग लॉयर हैं और माशाल्लाह इनकी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काविशें हैं, और हमारी बार में एक रोल मॉडल हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जहाँ कहीं भी बात हो तो मैडम जो हैं वो एक रोल मॉडल हैं। मोहतरमा उज़मा संधू साहबा मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की।
कुछ बातें उनकी भी। बस मैडम के लिए अल्फाज जो है ना वो कम पड़ जाएंगे, जितनी इनमें खूबियाँ हैं। तो जिस शख्सियत के ये मालिक हैं, और कचहरी में सबसे पहले तो मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है। गो के मेरे से बड़ी हैं लेकिन मेरे लिए रोल मॉडल हैं। मुझे मतलब कि ज़िंदगी का कोई भी मैटर हो, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो मैं इनको फॉलो करती हूँ। मैं अपनी लाइफस्टाइल कोशिश करती हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल जो है वो मैडम की तरह हो। तो कचहरी में अगर मैं किसी से इम्प्रेस हूँ तो वो मैं मैडम से हूँ, मेरी दोस्त है और इनके साथ मेरी जहनी हमांगी है, दिली हमांगी है। और मैं कहती होती हूँ कि बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक आसमा तनवीर जैसी एक भी आपकी दोस्त हो तो यकीन करें। बाजी आसमा कहने को तो एक वकील हैं, लेकिन सच्ची बात है इनमें जो क्वालिटीज़ हैं बतौर वकील वो बहुत ज़्यादा हैं। ये बतौर कानूनदान, फैमिली के हवाले से, क्रिमिनल के हवाले से, दीगर जितने भी हमारे शोबाजात हैं उनमें ये परफेक्ट हैं। कोई भी ऐसा केस नहीं है। मैं कई दफ़ा इनसे गाइडलाइन लेने जाता हूँ तो ये बड़ी शफ़क़त से हमें वो बताती हैं। सर मैं तो मैडम का जूनियर रहा हूँ। 2018 में मैंने इनका ऑफिस चैम्बर ज्वाइन किया था, तो मैडम ने मुझे अपनी कुछ पास हिस्ट्री भी बताई थी, तो जो मैं जनाब से शेयर करना चाहूँगा। मैडम का जो नाम है वो आसमा जहांगीर से अट्रैक्ट करके इनकी मदर ने इनका सुजेस्ट किया। तो माशाल्लाह जिस तरह से वो एक ग्रुप को लीड कर रही हैं, इसी तरह से इनमें भी वो क्वालिटीज़ हैं। तो माशाल्लाह वो तमाम आगे जूनियर्स को ये दे रही हैं, जस्ट लाइक ए लैम्प, ये रोशनी दे रही हैं हर तरह की नॉलेज की, हर तरह से जितना पॉसिबल हो ये दूसरों को अकोमोडेट भी करती हैं। मेरा नाम एडवोकेट उमर रफ़ीक है। मैं आसमा तनवीर रंधावा के साथ पिछले 4.5 साल से हूँ और मैं जब इस कचहरी में आया था मैं फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर था, लेकिन मैम आसमा का ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे इन 4 सालों में कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, क्योंकि मेरे लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स मैडम ने वैसे ही बनाए जैसे वो अपनी बेटी या अपने बेटे के बनाती। और दूसरी बात ये कि मेरे लिए लॉ यूनिवर्सिटी का नाम आसमा तनवीर रंधावा है। मैंने इतना लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा या वहाँ पे इतना नहीं सीखा जितना मैंने इस चैम्बर में आसमा लॉ एसोसिएट्स में मैम आसमा के साथ सीखा है। तो मेरी दुआ है कि मैम अल्लाह आपको और कामयाबी दे और हमारे सरों पे कायम रखे। बाहर के चेस रूम में आए हैं, आज देखते हैं कैसा है और यहाँ किस तरह से वकला जो हैं एक्टिविटी करते हैं। कहने को तो ये है कि ये बाहर के चेस्ट रूम्स हैं, लेकिन हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस या कोई एक्टिविटीज़ हो तो हम इस कमरे को बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे वकील भाई भी इस सिलसिले में बड़ा ताउन करते हैं हमारे साथ। तो एक अच्छी एटमॉस्फेयर है और जो बाहर के जो क्लब्स हैं वो एक कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब अब किसी टाइम पे तनवीर रंधावा साहब ने इस क्लब के बनने के लिए एक रजिस्ट्रीज़ में फ़ंड जनरेट किए, फिर उसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट्स ने किसी ने रेनोवेट किया और अपग्रेडिंग करते गए, जो जिसके बाद ये आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिलियर्ड रूम्स भी हैं, चेस रूम्स भी हैं। और मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि मुझे क्योंकि ख़ुद फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी, तो जब व्हेन माय हस्बैंड वाज प्रेसिडेंट तो हमने इधर जो जिम है ख़वातीन के लिए वो 12 o'clock to लेके 3 बजे तक हमने रिज़र्व रखा कि इस टाइम में सिर्फ ख़वातीन का। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ख़वातीन वकला के लिए आया या किसी प्रेसिडेंट, किसी सेक्रेटरी का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे कॉन्स्टेंटली हमारे हर आने वाले सदर ने, हमारे हर आने वाले सेक्रेटरी ने इस चीज़ से बाला होकर कि वो किस बरादरी का कैंडिडेट है, किस पॉलिटिकल ग्रुप का कैंडिडेट है, हमने हमेशा ही वकला के आपस के इख्तलाफात ज़रूर होंगे लेकिन बार के वेलफेयर को लेके वकला जो है ना हमेशा एक पेज के ऊपर है। उन्होंने हमेशा यही जोर दिया है कि वकला के लिए क्या बेहतरी कर सकती है जो भी इंतज़ामिया, चाहे वो हमारे ग्रुप की इंतज़ामिया आई हो, एग्जीक्यूटिव आई हो या हमारे ग्रुप के अगेंस्ट आई हो। आप एक खातून लॉयर हैं जी। कोई आपने कोई ऐसा काम किया हो वकला के लिए अपने हस्बैंड के ज़रिए, जो चौधरी तनवीर रंधावा साहब बार के प्रेसिडेंट रहे हैं और मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल भी रहे, तो आपने ख़वातीन के लिए, उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम किया हो
वो बताइए जी। जो बहुत अच्छा बहुत यादगार हो। हाँ जी, एक तो ये कि हमने ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन ही उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ, और जाहिर है क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी को, अपने धड़े को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे माइंड में रहता है कि ख़वातीन के वेलफेयर को लेके, तो फैसलाबाद की बार वो वाहिद बार है जिसमें ख़वातीन का पहली दफ़ा डे केयर सेंटर बना, और मैं बिल्कुल उसका पूरा क्रेडिट पूरी ज़िम्मेदारी से ख़ुद लेती हूँ। और इस बारूम का इफ्तिताह मेरा बेटा उस वक़्त 1.5-2 साल का था, उसने किया था, अब्दुर्रहमान रंधावा ने। और वैसे भी हमें जब मौका मिला हमने ख़वातीन को प्रमोट किया। तब ही बार की क्रिकेट टीम गई कोयटा में, और आप बिलीव करेंगे कि हमारी तब की फाइनेंस सेक्रेटरी मैम लैला खटक जो है वो क्रिकेट टीम को हेड करके बस को वो लेके गई, और तब से ऑनवर्ड कंट्रीब्यूशन तो हमारे हमेशा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये है कि मुझे, क्योंकि ख़ुद माशाल्लाह से बेसिकली रिलीजियस हैं, तो फिर तब ही 2007 से लेके हमारे एक बहुत नामवर वकील साहब रहे, मुनीर अहमद खान साहब, रेवेन्यू के बड़े टॉप के लॉयर थे, उन्होंने तब शुरू कर दी कुरान की तालीम देनी। माशाल्लाह से प्रैक्टिस उन्होंने छोड़ दी। तो वकला जब एक सर्टन एज को पहुंचते हैं तो आपको पता है हम सब भी कंसर्न होते हैं बीइंग मुस्लिम, तो फिर मैंने उनके ज़रिए से बार के कुरान क्लास के लिए तब बहुत जो मेरी तो कोई कंट्रीब्यूशन मैं समझती हूँ कि बताना भी मुझे ज़रा लगता है, तो कुरान क्लास को एक बाकायदा शक्ल के ऊपर दी गई। उससे पहले ये कमरा और भी बैठने उठने के लिए इस्तेमाल होता था, और वकला ने भी बिल्कुल ताउन किया। अब यहाँ कुरान की तालीम व तरबियत जारी है, राय मुनीर अहमद खान साहब से लेके अभी तक, और आने वाले भी बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि 2007 से पहले फैसलाबाद बार एसोसिएशन के माली हालात इतने बेहतर नहीं थे, और बार के अंदर क्योंकि तनवीर का एक विजन या बहुत ज़्यादा रंधावा साहब का था, तो फिर उस वक़्त हमने, हालांकि आप यकीन करें कि वही दौर था जिस वक़्त अदलिया तहरीक चल रही थी, और शायद हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट हो, लेकिन उसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा हुई, और बार को बाहर वाली साइड से जगहों का कब्ज़ा लेके दुकानें बनाई गई जिनकी आमदनी अब बार को आती है। बार के इधर से बैक साइड पे दुकानें क्रिएट की गई। यहाँ पुराने घर थे लोगों के जो कि कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे थे, वो लिया। फिर पार्किंग की आमदनी वकला के लिए वेलफेयर फंड से लेके पार्किंग की आमदनी या बहुत सारी चीज़ें जनरेट की गई। पार्किंग की आमदनी तो बड़ी मुतनाज़ है, उस पर तो आपका राइट वकला का नहीं बनता। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो बार की बाउंड्री वॉल के साथ है। देखिए वकला ने तो बहुत दूर तक, नहीं बहुत दूर तक नहीं। अब हमने देखे ना, जो हमारी दीवार को, जो हमारा, आपको गवर्नमेंट से लेनी चाहिए ना। हाँ, नहीं हमने गवर्नमेंट से डीसीओ से ली जफर साहब, हमने ना, हाँ, ये पार्किंग तो नहीं जो हमारी बाउंड्री वॉल से रिलेटेड है, जो अंग्रेज़ के दौर में, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ क्योंकि मेरे घर की बात है, मेरे सामने ये माइनस प्लस और कन्वर्ट। आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे अगली साइड के ऊपर जो म्यूज़ियम या डीसी ऑफिस है, सीपीओ का ऑफिस बना नहीं, वकला का रास्ता काट के बन गया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जो जस्टिफाइड है, कुछ नहीं जस्टिफाइड। जब चैम्बर्स हमें अलॉट है तो चैम्बर्स और बार की बिल्डिंग के साथ वाली एडहेसिव जगह जो है वो हमारी उस अलॉटमेंट का हिस्सा है। अच्छा, इसके हवाले से बताइएगा, ये जो इमारत है इसमें क्या एक्टिविटी होती है? इसमें एक्टिविटीज़ हैं कि किताबों से लेके हर चीज़ तक, और एक जो मामला स्टार्ट हुआ दरसे कुरान का, उसमें जिस हद तक हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला और फ्लेक्सिबल करने का मौका मिला, कोई किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। राय मुनीर अहमद खान साहब ने एफर्ट की, बार के हर सदर सेक्रेटरी ने ताउन किया, और उस ताउन के नतीजे में ये सफ़र आगे से आगे चलता गया। जी, मोहतरमा आसमा तनवीर रंधावा साहब के चैम्बर में इस वक्त हम बैठे हैं, और यही वो असल जगह होती है जब घर के बाद बंदा सबसे पहले पहुंचता है। यहाँ इनकी क्लाइंटेज होती है, क्लाइंट्स आए होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। आज रिकॉर्डिंग की वजह से उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कुछ वक्त बाद का दिया ताकि डिस्टर्ब ना हो उनकी हमारी रिकॉर्डिंग। तो आज यहाँ जानते हैं मैडम आसमा तनवीर रंधावा साहबा से कि उनकी इस शोबे में आमद कैसे हुई, और बहुत से इश्यूज़ पे बात करते हैं। मैडम ये बताइए कि वकील बनने का फ़ैसला कैसे किया आपने? वकील बनने का मैंने कभी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा।
एक तो जो पहला है वो मेरी जो वालदा हैं, उन्होंने एक आपको पता है दौर होता है जब जबर हो और उसके साथ साथ मुज़ाहमत हो, और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर दौर में आसमा जलानी की या जो बाद में आसमा जहांगीर बनी उनकी मुज़ाहमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका एक केस था आसमा जलानी वर्सेस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और उस वक़्त वो अखबारात की बहुत बड़ी ज़ीनत था, तो मेरी वालदा ने फिर मेरा नाम उनके नाम के ऊपर आसमा रख दिया। उसके अलावा ये है कि मेरे जो उस्ताद हैं चौधरी हबीबुर रहमान साहब, वो उनके साथ हमारे दरीना ताल्लुकात थे और हमारे घरों में उनका आना जाना था। मेरे दादा दादी के या कुछ है तो उनके पास फैसलाबाद बार की पहली खातून मेंबर उनके दफ्तर बैठी। तो आपके जो क्लाइंट होते हैं उसमें किस किस्म की कैटेगरी के लोग आते हैं, मतलब किस किस्म के केसेस आप करती हैं ज़्यादातर? केसेस वैसे तो मेरा ज़्यादा तारुफ जो है वो प्रॉपर्टी लॉयर का है और सिविल लिटिगेशन मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है ज़माने के साथ साथ पहले जैसे 2 कैटेगरीज थी, सिविल वकील या फौजदारी वकील, अब कैटेगरी इतना एक्सटेंड कर गया है, टैक्स हो, FIA, बहुत बड़े केसेस हैं, FIA साइबर क्राइम के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और उसके अलावा नादरा के बड़े इश्यूज़ हैं, सिटीजनशिप्स के बड़े इशू हैं। लेकिन मेरे पहला प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर के ऊपर फैमिली लिटिगेशन है, और तीसरे नंबर के ऊपर ये बैंकिंग और FIA साइबर क्राइम सर्कल्स के मेरे पास केसेस हैं, नादरा के हैं एंड ऑनवर्ड। आप ये सारे केस खुद तैयार करती? केसेस जो है अब उर्वा मुझे बहुत ज़्यादा असिस्ट करती है, हमना ने भी, पहले मेरी बड़ी बेटी का नाम है हमना, उसने भी प्रैक्टिकली वो कचहरी नहीं आई लेकिन उसने मुझे बड़ा असिस्ट किया, लेकिन उर्वा तो प्रैक्टिकली कचहरी आई। उसके अलावा मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, मेरे इंटर्न्स जो हैं वो बहुत, मैं लकी हूँ कि वो सारे के सारे बड़ा कोऑपरेट करते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं इस लॉ फर्म को ज्वाइन करने के लिए, और क्योंकि एक को 3 जूनियर्स की 1 सीनियर को इजाज़त है, लोग 1 साल वेट कर लेते हैं लेकिन इंटर्नशिप के ऊपर मेरी फर्म का टाइटल लगाना पसंद करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आसमान लॉ एसोसिएट्स जी आपकी फर्म है, जी। कितने साल हो गए आपको? मेरा 21st ईयर है, मैंने सितंबर 2003 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मेंबरशिप मेरी कुछ 2 साल पहले की थी। कितना अरसा लगा आपकी वकालत चलने में? क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग जॉब है, प्रोफेशन है, इसमें इब्तदा में तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बड़ी मार खाना पड़ती है, फिर कहीं जाके वकालत चलती है। आपको सुन के हैरत होगी कि मुझे बिल्कुल कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरी वकालत की तरफ डेडिकेशन इतनी थी कि मेरे क्लाइंट ने जब भी मेरे से बात की, मैंने उसको, और मेरा क्लाइंट कहीं और से सेटिस्फाई नहीं होता जब वर्किंग में 1-2 तो देखें, अगर आप इतने केसेस करते हैं तो 10 में से 1-2 सेटिस्फाई नहीं भी होते, वो जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं या कुछ है। लेकिन ये है कि मुझे बिल्कुल वकालत में जब मैं आई हूँ बड़े नाम थे मैडम, ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी, अफशा जासूफी थी, बाद में जज हो गई, उसके अलावा नाहीद थी, सादिया थी, मैम फहमीदा थी, मैडम रुबीना शाहब थी। अच्छा, बार के कितने मेंबर होंगे कुल? उस वक़्त ख़वातीन की तादाद थी 26 से 27 जब और मैंने बार आजकल? ज्वाइन किया, अब माशाल्लाह से तकरीबन 800। अच्छा, आपको अपने हस्बैंड चौधरी तनवीर रंधावा साहब की भी उनकी वजह से भी आपकी वकालत में हेल्प हुई? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने कभी भी, जब वो थे भी तब भी मैं ऐसे ही अपना काम करती थी, वो नहीं भी हैं तो मैंने कभी, मैं समझती हूँ कि रंधावा साहब की इनहेरिटेंस में सीमेंट, रेत, बजरी या वो नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट्स और वो है, मैं अवेलेबल रही, और मेरा नाम क्योंकि हो गया आसमा तनवीर रंधावा, तो मैंने रिस्पेक्ट और लव में तो ज़रूर एज लिया है, लेकिन मैं बतौर वकील इतनी मुकम्मल हूँ कि उसमें मुझे उनके, वो बहुत बड़े और बड़े लर्नड लॉयर थे, उनकी सोशलाइजेशन बहुत वास्ट थी, उनका विजन बहुत वास्ट था, वो बहुत बड़े सियासतदान थे। फैसलाबाद बार के लिए जो उनकी खिदमात थी और जो लोगों ने उनके बुग़्ज़ में फैसलाबाद बार के मौक़िफ़ गिरा दिए, जो बेनिफिट्स लाइक हाई कोर्ट का बेंच, वो तो ये इनकी, मेरा ख्याल है कि कोई नस्लें भी गुजर जाए ना तो तनवीर रंधावा जैसा शानदार, दराज कामत, समझदार, विजन वाला, रिच और एब्सोल्युटली किंग
वकील मैंने बार में नहीं देखा, किसी और ने भी नहीं देखा। आप समझिए अगर उनकी एक मौके पर उन्होंने स्ट्रगल की थी हाई कोर्ट बेंच के लिए, अगर उनकी तजवीज़ मान ली जाती तो अब तक बेंच बन चुका होता। हाँ, ये हिस्ट्री है कि मैं आपको ज़रा तफसील से बताना चाहूँगी। उसमें ये था कि परवेज़ इलाही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम और इफ्तिखार चौधरी की तहरीक अरूज पे थी और उसमें सिर्फ ये था, देखें गवर्नमेंट तभी कुछ देती है जब व्हेन दे आर प्रेस्ड। उसमें सिर्फ एक तजवीज़ थी, बार में से अभी भी आप करारदाद निकलवा के देख लें कि चीफ जस्टिस का फंक्शन 16 जून को ही होगा। उससे पहले चीफ मिनिस्टर ने आके सिर्फ हाई कोर्ट का बेंच अनाउंस करना था। जो कमिश्नर हाउस है वो हाई कोर्ट के लिए खाली हो चुका था, कंप्यूटर आ चुके थे। उस करारदाद की तजवीज़ में ये था कि परवेज़ इलाही आके, जो अब आपको पता है अभी भी लीडर है, वो आके हाई कोर्ट का बेंच अनाउंस करेंगे, एस्टैब्लिश हो जाएगा, 2 जजेस बैठेंगे और उसके बाद 16 को हो चीफ जस्टिस का प्रोग्राम। लेकिन फैसलाबाद बार की जो है ना, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है कि फैसलाबाद बार को बाहर के किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। ये ही वॉज ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ कंटेस्टिंग फॉर पाकिस्तान बार कौंसल, लेकिन अपने शहर से उनको पाकिस्तान बार कौंसिल के वो उम्मीदवार होने के बावजूद अपनों से वोट नहीं मिला। दिन रात इसी में लगी रहती हैं आप, लेकिन एक आपकी ज़ाती लाइफ भी होगी, वो भी इसी तरह एक मुश्किल और सख्त लाइफ है या थोड़ा सा लाइटर साइड ऑफ द लाइफ है जिसमें इंसान थोड़ी सी तफरीह करता है, रिफ़्रेश करता है अपने आप को, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई खेल गेम शेम कोई किसी किस्म का कोई है आपकी लाइफ में? हाँ जी, क्यों नहीं। और मुझे तो वैसे वकालत भी कभी भी टफ़ नहीं लगी मेरे लिए। मुझे लगता है कि मुझे एक मर्ज़ी की लीगल साइटेशन मिल जाए तो मुझे उसका किसी शेर से ज़्यादा मज़ा आता है। और लाइटर साइड में ये है कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अम्यूज़ करती है वो खाना पकाना है। आप यकीन करें कि लोगों को थकावट किसी और चीज़ से उतरती है, मुझे जब मैं अपने बेटे के लिए खाना लगाती हूँ मुझे उससे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होती है। मेरे बच्चों को बिल्कुल फ्रोज़न फूड खाने की आदत नहीं है और वो वाली चीज़ें जो फ्रेश फ्राई करें। उसके अलावा अब्दुर्रहमान जब क्लब से आता है तो उसके लिए खाना लगा के मुझे बड़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। कोई भी चीज़ें कुकिंग ही मुझे जो है वो सूदिंग लगती है। और उसके अलावा अपने नवासा नवासी मेरे बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मेरे हमना, वली, इरहा, अजान और उर्वा में बच्चों के साथ जब टाइम गुजारती हूँ फिर मुझे बहुत सूदिंग लगता है। सयाहत वगैरह का भी आपको मौका मिला कहीं घूमने फिरने का? हाँ जी, बस अब आपको पता है सारे तकरीबन पाकिस्तानी और काम करने वाले नॉर्दर्न पार्ट्स की हद तक है, तो वो हम जाते हैं बच्चों के साथ। मुझे ये नहीं पसंद कि आप फिरते ही जाए। मैं कहती हूँ जो इस टाइम फ्रेम में आप जाए वो फिर उतने दिन सेटल हो के किसी एक जगह की ब्यूटी को एंजॉय करें, चाहे वो कैसा भी मकाम हो। सबसे खुशकुन लम्हा कौन सा था? मुझे तो वैसे अपनी सारी ज़िंदगी ब्लेसिंग लगती है। हर लम्हे को ही अपॉर्चुनिटी और शुक्राने में कहते हैं मकाम शिकवाई मकाम शुक्र है, तो इसलिए मुझे हर लम्हा ही अपने बच्चों का पढ़ लेना, उनकी डिग्रीज़ आनी, उनकी सक्सेस, उनकी कोई डिक्टेशन अच्छी हो गई या उनके चाहे छोटी क्लास में 10 आउट ऑफ 10 आ जाए तो मुझे हर ही वो चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ। रंधावा साहब की शख्सियत के बारे में 2-4 जुमले जो आप समझें कि जो उनकी शख्सियत की सही अक्कासी करते हैं। बहादुर, वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स हिज कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स। एक केस के सिलसिले में पेशी के लिए अदालत पहुंचे। ये हमारे सिटिंग माशाल्लाह भाई हैं हमारे, ही ऑफिस बेयरर हैं इस वक्त, जॉइंट सेक्रेटरी साहब। हमने इनकी सपोर्ट की है और ये ऐसा लड़का है जो कि हमारे, आपको पता है वकला में इंतज़ामिया की अगले दिन आंखें नहीं मिलती, लेकिन ही इज़ एज इट इज़। जी मैडम, आसमा तनवीर रंधावा साहबा के सन इन लॉ से मिलने, अपनी साहबजादी से मिलने आई हैं। उनके इन लॉज से बात करते हैं। उनके समधी हैं शेख हफीज़ साहब,
अब वो क्या राय रखते हैं, उनके क्या तासरात हैं मैडम की शख्सियत के बारे में, उनके सानल्ला वो क्या कहते हैं, उनकी साहबजादी किस नज़र से देखती हैं उनकी वकालत को, उनके प्रोफेशन को और इवन उनकी शख्सियत को। शेख हफीज़ साहब से बात करते हैं पहले। शेख साहब कहिएगा कैसे हैं आप? मैडम आपकी समदन हैं, तो क्या कहेंगे, कैसी पर्सनैलिटी हैं, उनकी वकालत, उनका जो एक शख्सियत है, उस हवाले से कुछ कहिएगा। ये माशाल्लाह जी फैसलाबाद की एक वेल पर्सनालिटी शख्सियत है और ये गरीबों की बहुत हमदर्द भी हैं। मैं एक दो बार इत्तेफाक हुआ इनके ऑफिस में जाने का, तो एक क्लाइंट बैठा हुआ था इनके सामने, इन्होंने कुछ अपनी फ़ी की डिमांड की। उस बंदे ने कहा जी मैं तो सिर्फ ये दे सकता हूँ, तो इन्होंने कहा बड़े दिल बड़ा करके जी आप ये भी ना दें, ये एक इन्होंने एक हिस्सा रखा हुआ है। जो ऐसे इनके पास क्लाइंट आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ़ी किसी भी वकील की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने उनको बहुत फेवर दी और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ा। और देखें जी बात ये है, ये जो दुनिया ऐसे ही चलती है कि कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं बैठ के कोई अच्छे काम कर रहा होता है जिसका अवाम को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। मैडम के सानल्ला से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, प्लीज़ कहिएगा। मैं ये देखता हूँ कि बहुत से शहरों में और फैसलाबाद में ज़्यादातर जो लॉयर्स हैं वो क्या नाम है कि उठ के ऑफिस जाना और वापस आना और बस काला कोट पहनना, ये चीज़ को ज़्यादा रखते हैं। जो मैंने इनमें देखा है, प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आप देखें कि जो भी वकील हज़रात हैं, वो उनका काम है कि वो सुबह कचहरी उठ के जाते हैं और जब वापस आते हैं दैट्स इट ख़त्म। इन्होंने अब फैसलाबाद में पहली दफ़ा इवनिंग ऑफिस इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे कि बहुत सी ख़वातीन हज़रात हैं जो नहीं जा सकती कचहरियों के अंदर उधर के एटमॉस्फेयर की वजह से, या क्या नाम है उधर टाइमिंग की वजह से अर्ली जाना पड़ता है, तो उसके लिए इन्होंने इवनिंग ऑफिस इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर कोई भी क्लाइंट फ्रेंडली जाकर इनके पास टाइम इवनिंग में बैठ सकता है और क्या नाम अपने मामलात बता सकता है। उससे हट के ख़ासकर फैसलाबाद के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो लॉयर्स हैं उनका टारगेट होता है कि बस नॉर्मली क्लाइंट आए उनके पास और उनके साथ काम हो जाए, और क्लाइंट वो ढूंढते हैं। मेन जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसको फैसलाबाद के अंदर जिसके मामला आते हैं और उसको प्रॉपर एडवोकेट नहीं मिलता, उनके लिए ये बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट्स करती हैं मुनासिब फ़ीस में, और उनको वहाँ बैठे हुए बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और बाकी क्या नाम है एज़ आ वुमेन क्या नाम है बहुत अच्छी खातून है, और क्या नाम है मैं तो ये कहूँगा कि वन मैन आर्मी है माशाल्लाह ताला। मैडम की साहबजादी से बात करते हैं। एक माँ के बारे में, बेटी के तासरात ज़ाहिर मोहब्बत भरे होते हैं, जानते हैं उनकी साहबजादी से। अस्सलाम वालेकुम। मैं इन्हें एज़ ए लॉयर की जगह एज़ ए रोल मॉडल देखती हूँ। जिस तरह इन्होंने हम लोगों को बड़ा किया, हमारा ब्रॉटअप, और साथ साथ अगर यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो मॉम्स होती हैं या वो वर्किंग होती हैं, और अगर वर्किंग होती हैं तो कभी कभी बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो मदर है, जिस तरह उन्होंने बैलेंस किया वर्क लाइफ बैलेंस, वो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग कर सकते हैं। मतलब हमें कभी फ़ील नहीं हुआ कि हम किसी भी एरिया में निगलेक्ट हुए हैं। हमारे स्कूल फंक्शंस हों, हमारी बर्थडेज़ हों, शी वाज़ ऑलवेज़ देयर फॉर अस। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी बड़े होकर एक ऐसी मदर बनूँ जो अपना करियर भी लेके चल सकूँ, ताकि मेरी पढ़ाई ज़ाया ना हो, और एज़ अ मदर मैं बिल्कुल इनके जैसी बनूँ। शी इज़ अ लवली ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। जी मैडम, आप कहिए कैसा रहा शेख साहब के हवाले से आपने रिश्तेदारी की? हाँ, ये शहर की एक मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? शेख साहब की माशाल्लाह वली की वर्किंग है। शेख यूसुफ साहब की मैं समझती हूँ कि 90% वर्किंग जो है ना शेख हफीज़ साहब कर। इनकी मार्की का जो खाना है उतना टेस्टी खाना कहीं नहीं मिलता, और जो इनके जो रेपुटेशन है एज अ प्रॉपर्टी डेवलपर और इन्वेस्टर, इस फील्ड में आपको पता है कितने लोगों का कितना मैटर होता है, और उसमें इतनी ईमानदारी के साथ हर किसी के बजट को मेंटेन करके इन्होंने अगर उधर काम किया तो उसमें भी अखीर
काम किया, अगर सियासत में अपने भाई को पुश बैक किया तो देखें वो डिप्टी मेयर बने। और अपनी औलाद को इन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है। ये एहसन बैठा है, इनके सारे बच्चे और बच्चियाँ। शेख साहब मैंने शेख साहब जैसा, आप मेरे भाई हैं, लेकिन मेरी अलहदा भी मेरे बच्चों से बात हो तो मैं आपको बताऊं, मैंने शेख साहब में वाकई में हम तो नज़र आ जाते हैं ना, ये वो हैं जो माँ भी है बाप भी है। मैंने इनको ये बच्चों के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इनको इनके जागने सोने से लेके, अभी रास्ते में भी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और मैं समझती हूँ जब आपके बच्चे जैसा वली है, जितना ये डीपली लेके चलता है चीज़ों को, या कुछ है, या समझदारी है इनके बच्चों की, या शेख साहब ने खुद माशाल्लाह इतनी बड़ी स्टेट बनाई है, घर से लेके हर सबसे ज़िंदगी के जो दर्दनाक दुख भरे लम्हात थे वो कौन से रहे ज़िंदगी में? मैं समझती हूँ कि मेरा जो ग्रीफ टाइम वो लंबा हो गया। पहले मेरे वालिद साहब गए 2000, जो कहते हैं ना मुसीबत अकेले नहीं आती, तो 2015 में मेरे वालिद साहब, 2016 में आप देखें बाप कितना बड़ा रिश्ता है, और उसके बाद माँ कितना बड़ा रिश्ता है। 2016 में मेरी वालदा और 2017 में तनवीर रहमान रंधावा। इस प्रोफेशन में तो बड़ी दुश्मनियाँ भी होती हैं, बहुत से क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ आप पेश हो रही होती हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? हाँ, प्रॉपर्टी लॉयर हूँ, तो प्रॉपर्टी लॉयर का आपको पता कब्ज़े का इधर उधर का मैटर है। मैंने शहर में बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं, और सत्याना रोड के ऊपर बड़ी मशहूर 1-2 फड्डे वाले, लेकिन सबको पता है कि ऑनेस्ट है। और उसमें मुझे कभी कोई थ्रेट, मैं आपको बताऊँ थ्रेट कब होती है, जब आप बेट्रे करते हैं, जब आप अपने क्लाइंट के राइट्स की हिफाजत करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक मजबूत खातून होने की वजह से जो ड्रॉबैक्स या होते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग आपको थ्रेट समझते हैं। फिर वो जब चाहे वो फिर आप रिलीफ नहीं मिलता किसी तरफ किसी टाइम कोर्ट से, इसलिए कि आप एक कॉम्पिटेंट वकील है, लोग डाइजेस्ट नहीं करते। और मेरा मसला ये है कि पीपल लव मी और हेट मी, पीपल कांट इग्नोर मी, तो इसलिए वो चलता रहता है। वो बहुत सारे लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें से निकल नहीं सकते मेरी नफ़रत या मेरी मोहब्बत में से। लेकिन मजबूत वकील होने की वजह से, खातून वकील होने की वजह से मुझे बहुत सारे हसद का सामना करना भी पड़ जाता है, लेकिन वो ऐसा कोई इतना नोटिसेबल नहीं होता या रिलीव नहीं मिलता, खाम में आम मामला ख़ास हो जाता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मोहतरमा आसमा तनवीर रंधावा साहब की एक एकेडमी है जो उनकी साहबजादी ने बनाई है, जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। लॉ से रिलेटेड जो बैरून मुल्क से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ के, या यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ उन्होंने वकालत की डिग्री लेने के लिए जो उनको रहनुमाई चाहिए होती है वो सारी प्रोवाइड करती हैं। यंग लॉयर्स, इस एकेडमी के हवाले से बताइए कि ये एकेडमी किस तरह से हेल्प आउट करती है, सर्विसेज देती है उन लॉयर्स को जो यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जो फॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, या आप खुद हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपके अगराज़ व मकासद क्या हैं ये एकेडमी बनाने के? जी, ये मैंने एकेडमी स्टार्ट करने का आइडिया मुझे तब आया था जब मैं बाहर से पढ़ के वापस पाकिस्तान आई, तो हमें उसके लिए गैट और सी लॉ देना पड़ता है। जो फॉरेन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं और जो पाकिस्तानी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी होते हैं उन्हें भी गैट देना पड़ता है। तो सिंस मेरी पूरी पढ़ाई उधर की थी, तो 5 साल का जो लॉ था, जो सारे पाकिस्तानी स्टैट्यूट्स थे, उन सबको मुझे बेयर एक्ट्स को पढ़ना पड़ा, जो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। तो मैंने ये एकेडमी बनाने का तभी सोच लिया था, और फिर हमने बनाई। हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी होते हैं, पाकिस्तानी क्वालिफाइड भी बच्चे आते हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो गैट दें, लाइसेंस लें। काफ़ी मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने लिया है अपना लाइसेंस, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने लॉ प्रैक्टिस करना ही है।
काफ़ी लोग अब लाइसेंस लेते हैं कि वो बिज़नेस अपना कर सकें, साथ में उनकी लाइसेंस हो तो उनके लिए बेनिफिशियल हो कि वो एज लॉयर्स भी प्रैक्टिस कर सकें। तो मामा की सपोर्ट रही आपकी? जी ऑब्वियसली कैपिटल तो उन्हीं का है, इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं की है। मैं तो इनसे मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम इतना पे करते हैं, खुद इतना पे करते हैं इंस्टीट्यूशंस से। अब मैं यूके में जब पढ़ी थी कार्डिफ से, तब हमने इतना इन्वेस्ट किया, बीकन हाउस में इतना इन्वेस्ट किया, तो मुझे था कि मॉनेटरी वाइज भी अगर मैं एकेडमी खोलूँगी तो मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा पैसों के साथ। मैडम के साहबजादे अब्दुर्रहमान रंधावा से बात करते हैं, वो अपनी मॉम के बारे में क्या कहते हैं। बहुत अहम व्यूज़ होंगे एक बेटे के अपनी माँ के बारे में। बेटे बताइएगा, आपकी वालदा मोहतरमा बड़ी प्रोमिनेंट लॉयर हैं, बहुत लोगों को इंसाफ लेके देती हैं, बहुत स्ट्रगल करती हैं, क्या कहेंगे एक माँ की हैसियत से वो कैसी हैं? माँ टाइम तो देती हैं घर पे, मतलब बैलेंस रखती हैं, पर साथ साथ ये है कि ऑफिस की कमी ना हो। तो अब माँ का बस ये है कि उन्होंने ये सिखाया कि ज़िंदगी में बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट। मैडम के ऑफिस में दाखिल हुए हैं तो कुछ इनके कोलीग्स हैं, जो उनका स्टाफ मेंबर्स हैं, इनसे बात किए बगैर ये प्रोग्राम शायद मुकम्मल ना हो। जानते हैं कि मैडम का इनके साथ रवैया कैसा होता है, ये मैडम को किस तरह लेते हैं कि कैसी खातून हैं, कैसी लॉयर हैं, और वैसियत बॉस और इनके एम्प्लॉयर होने के नाते उनका इनके साथ सलूक कैसा होता है। जी कहिएगा, मैडम के हवाले से कुछ बताइएगा, आपका तजर्बा कैसा है? अच्छी बॉस हैं या बहुत डांट डपट होती है आपकी? जी करीब कर लें। हमारी अच्छी बॉस हैं, और बॉस के अलावा उस्ताद कह लें, मेंटोर हैं बेस्ट। इनके पास काम करके अच्छा लगा। सख्त हैं, डिसिप्लिन पसंद करती हैं, बहुत सपेयर करती हैं, जी माफ़ी वगैरह दे देती हैं? जी डिसिप्लिन की तो बहुत पाबंद है। हम लेट आते हैं तो डांट भी पड़ जाती है अक्सर। आप भी कुछ कहिए, आपकी मैडम कैसी हैं? जी मैंने पहले कुछ ऑफ़िस में काम किया, 2-3 ऑफ़िस में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे रवैया पसंद है वो मैम का है। मैडम आसमा तनवीर रंधावा इज़ द बेस्ट लॉयर ऑफ पाकिस्तान। मैं इनके साथ आके बहुत अच्छा फील किया है। डिसिप्लिन भी है, तरीक़ाकार भी अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, इनसे बहुत कुछ सीखा है। कोर्ट का काम, बात करने का तरीका, डिसिप्लिन कोर्ट का, बहुत कुछ सीखा इनसे। अल्लाह इनको से तंदुरुस्ती दे और कामयाबी। आसमा तनवीर रंधावा साहब के सेकंड टाइम वाले ऑफ़िस, जो इनको इवनिंग ऑफिस कह सकते हैं, ये बहुत बिज़ी रहता है। बहुत से लोग जो कोर्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो बार का इलाका है, बार रूम जो होते हैं, वहाँ जो चैम्बर बहुत चूँकि रशी एरिया होता है तो लोग बाज़ वहाँ नहीं जाते, ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये बड़े पॉश एरिया में उन्होंने अपना ऑफ़िस बनाया है, जहाँ सेकंड टाइम ख़वातीन, मेल फ़ीमेल हर तरह के क्लाइंट यहाँ आते हैं। इस ऑफ़िस में इस हवाले से इसकी क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई, कितनी इसकी अफादियत है, कितना कारगर साबित हो रहा है, ये लोगों को इंसाफ की फ़राहमी में कितनी आसानियाँ पैदा कर रहा है, इस हवाले से मैडम से जानते हैं कि ये ऑफ़िस खोलने का आइडिया कैसे आया। जी मैडम कहिएगा, ये जो इवनिंग ऑफ़िस, मेरा ख़्याल ये जो रात तक जारी रहता होगा, तो कैसे ख्याल आया कि ये भी एक अलग से, क्योंकि पहले में हमने देखा नहीं हमने कोई ऐसा ऑफ़िस कि जो सेकंड टाइम के लिए अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज फराहम करता हो। हाँ जी, ये मुझे इस तरह से ख्याल आया कि आपको पता है हमारी कोर्ट टाइमिंग बड़ी बिज़ी होती है। सुबह जब हम जाते हैं तो बहुत सारे, हमारे शहर का भी जो कल्चर है, सूतर मंडी शहर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बिज़नेस, मेरे ज़्यादा क्लाइंट बिज़नेस वाले हैं, और वो सुबह के टाइम उठते नहीं हैं। वो फिर उनका जो कमिंग टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 बजे का होता है या कुछ है, तो वो उस टाइम फ्रेम के अंदर आते नहीं। तो फिर इस ऑफ़िस का मकसद था, ये पहली बात तो ये कि ख़वातीन को ये मौका मिले कि वो जो भी बात करना चाहती हैं। आपको पता है कचहरी का माहौल ऐसा है कि मेल मेंबर्स होते हैं, स्टाफ होता है, दूसरे क्लाइंट बैठे होते हैं, और वो इतनी वैल्यूएबल प्लेस है कि चेम्बर्स का साइज़ बहुत छोटा है, तो प्राइवेसी का फैक्टर तो सबसे इम्पॉर्टेंट था।
दूसरी बात ये कि मैं पर्सनली हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे बिलीव करती हूँ, और बीइंग वुमेन मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि मैं सुबह के टाइम कोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अटेंड करना, और दरमियान के अंदर मेरा घर के अंदर आके ये देखना कि मेरी हाउस हेल्प की क्या वर्किंग है, मेरा घर साफ़ है कि नहीं साफ़, या लंच, या जो मैंने आपको बताया मेरा कुकिंग का शौक़ है वो, और फिर मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी के उन टेबल एक हो और उनकी लाइफ उस डिसिप्लिन के साथ चल सके जिस डिसिप्लिन के साथ हमारी माँ ने हमें अपब्रिंगिंग दी, हमारे बाप ने हमें बड़ा किया। तो फिर दोपहर के अंदर मुझे एक ऐसी विंडो ज़रूर चाहिए थी जिसमें मैं घर में ख़ुद भी आराम कर सकूं, अपनी नमाज या और एक्टिविटीज़ को टाइम दे सकूं, और उसके बाद मैं दोबारा एक सेकंड इंटरवल के अंदर अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर सकूं। फिर सुबह लिटिगेशन ऑफिस मैंने उसको किया, दरमियान में मेरे घर के लिए मैं टाइम फ्रेम स्पेंड किया, और फिर शाम को 3 घंटे के लिए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है या अनलिमिटेड है, कोई आपको पता है फास्ट फूड्स थोड़ी है, बिज़नेस लॉयर का ऑफिस है या हेल्पिंग लीगल एड का ऑफिस आप इसको कहें। तो इसलिए फिर शाम के वक्त मैंने ये ऑफिस स्टार्ट किया कि शाम को भी और मॉर्निंग में भी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल रहूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, कुछ ये पहले महीने से ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे पास भी बहुत सारे थे और मैं समझती हूँ कि इसमें मेरे बच्चों ने मुझे बड़ा इनकरेज किया। मुझे लग नहीं था कि मैं किसी और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अलावा मैं क्या करूँ, तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और फिर भी और लीगल जो कंट्रीब्यूशन है लीगल एजुकेशन को लेके फिर मुझे उसका भी मौका मिला। तो इसलिए एक्सपीरियंस बिल्कुल 110 आउट ऑफ 100 आप समझें कि अर्निंग वाइज भी, सोशलाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर लिहाज से, और हेल्प भी लोगों की बहुत अच्छा रहा। मैडम, आखिर में व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज क्या कहना चाहेंगी? जो मैं आपको पता है मैं हमारी तो फैमिली या कुछ है, आप वकील ही समझें या क्लाइंट्स हैं, मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ ये कि आप अपनी बच्चियों को एक तो इनकरेज करें एजुकेशन के लिए। जितने मैटर्स मेरे पास आते हैं उसमें मैं समझती हूँ कि ज़्यादा मैटर्स जो हैं वो अवेयरनेस, एजुकेशन और सेल्फ़ इंडिपेंडेंस की कमी है। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं होता कि आप फैमिली से और अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हैं। डिसिप्लिन हमारे घरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं सबसे बुरा ट्रैफिक जैम सुबह 6 बजे होता है। अमेरिका में और चाइना में शायद कहते हैं लंच बहुत जल्दी सर्व हो जाता है 11:30 से। हमारी जो लोकेलिटीज़ हैं, आप देखें, मैं जब सुबह वॉक करती हूँ हमारी सराउंडिंग में बहुत कम लोग हैं जो वॉक कर रहते हैं। और उसके बाद ये है कि हमारे उठने का कल्चर जो है ना वो हमारी स्टार्ट ही 1:30-2 बजे से होता है। और मुझे डिसिप्लिन से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा। मैं समझती हूँ हर वो शख्स जो सुबह के टाइम उठ के अपने रिस्क के लिए निकल जाता है वो शाम तक लाजमी हो ही नहीं सकता कि नाकाम हो, कुछ ना कुछ लेके आता है। और जो वर्किंग वुमेन है वो बैलेंस रखें घर और दफ्तर दोनों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थी मोहतरमा आसमा तनवीर रंधावा, एडवोकेट, बहुत प्रोमिनेंट लॉयर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी वकालत चलती है। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद आना जाना लगा रहता है क्लाइंट्स केसेस के सिलसिले में। बहुत आला पैमाने पर लोगों की खिदमत भी कर रही हैं, उनको इंसाफ की फ्राहमी के लिए सर्विसेज फ्राहम करती हैं। आज आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी बातें सुनी, इनके बारे में इनकी कोलीग्स की राय सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।